राष्ट्रीय सेवा भारती एवं सीसीएफ की वेबिनार की लगातार श्रृंखला का आज 37वां वेबिनार है। हम 36 वेबिनार अब तक कर चुके हैं विभिन्न विषयों पर, और आज ये हमारा 37वां वेबिनार है। आज हम एक ऐसे प्रदेश की बात करने जा रहे हैं जो प्राकृतिक तथा जनजातीय संपदाओं से परिपूर्ण है। बेहद खूबसूरत और बेहद संपन्न प्रदेश है ये। जितना खूबसूरत है, जितना संपन्न है, वैसे ही कुछ चुनौतियां भी हैं। ऐसी चुनौतियां हैं जो शासन और प्रशासन के लिए लगातार कुछ न कुछ नए नए तरीके की समस्याएं पैदा करती रहती हैं। इस राज्य की, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य में बच्चों के लिए ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं, ऐसी कौन सी सरकारी योजनाएं हैं और उनके लिए ऐसी क्या चुनौतियां हैं, इन सारी बातों पर समग्रता से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी। वर्णिका जी एमएससी हैं, डिफेंस साइंस में पीएचडी किया है और लगभग 15 वर्षों से आप इस फील्ड में कार्य कर रही हैं। आप मेंबर हैं इंडियन डिफेंस सोसाइटी एनालिसिस न्यू दिल्ली की, और साथ ही आप राष्ट्रीय नेशनल चेयरपर्सन है ट्राइबल स्टडी सेंटर फैंस की, और काफी संवेदनशील है बच्चों को लेकर के, और कुछ विशेष जनजातियों के बीच जाके लगातार आप काम करती रही हैं। वर्णिका जी, आपसे आग्रह है कि अपना माइक अनम्यूट करके आप अपनी बात रखें। जी, सभी को एक बार पुनः अभिनंदन करती हूँ मैं कि आज इस विद्वत पटल पे आप सभी पधारे और एक बहुत ही संवेदनशील विषय पे आज हम सब अपने विचार साझा करने के लिए एक ही पटल पर वेबिनार के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। सादर प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर वर्णिका शर्मा, सैन्य मनोवैज्ञानिक, छत्तीसगढ़ से। मनोविज्ञान मेरा आधारभूत विषय है और विशेष रूप से जो मेरे शोध का विषय गत 13-14 वर्षों से रहा है स्नातकोत्तर के उपरांत, वो रहा है सैन्य मनोविज्ञान। सैन्य मनोविज्ञान की विशिष्ट परिधि है जो विभिन्न क्षेत्रों को अपने भीतर समाहित करती है, चाहे वो समाज पे आधारित मनोविज्ञान हो, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजी हो, या फिर मनोविज्ञान की कोई और भी परिधि। यह एक महासागर के तौर पे जाना जाता है जिसमें विविध परिधियां आपस में आके मिलती हैं। जैसा कि विषय था कि इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ छत्तीसगढ़ चिल्ड्रन, तो इश्यूज और चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं और मैं छत्तीसगढ़ की पूरी भौगोलिक स्थिति की एक परिकल्पना रखती हूँ, तो इस पूरी परिकल्पना में जो एकदम सामान्य थी, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए ये परिकल्पना भौगोलिक तौर पे प्रत्यक्षीकृत होती है, और वो होती है कि कोई भी देश, राज्य, कोई भी स्थान जो होता है वो दो भागों में वर्गीकृत होता है। एक होता है प्लेन एरिया यानी मैदानी भूभाग, और दूसरा होता है सुदूर वनांचल, अर्थात जो प्रकृति से सर्वाधिक संपन्न वाला क्षेत्र होता है, मतलब मैदानी और पठारी एरिया। दूसरा हो जाता है हिली या फिर वनांचल से संपन्न एरिया। तो अपनी अद्भुत प्राकृतिक छटा, समृद्ध वन संपदा और खूबसूरत जनजातीय क्षेत्रों के नाम से जाना जाने वाला मेरा छत्तीसगढ़ राज्य, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य दुर्भाग्यवश गत कुछ वर्षों से माओवादी संघर्षग्रस्त क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा है। यह कतिपय दुर्भाग्य ही है, परंतु दुर्भाग्य की यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। आज हम चर्चा करते हैं गुरुत्व की, गुरुत्व से जुड़े विषय की और गुरुत्व से जुड़े उस क्षेत्र की। छत्तीसगढ़ का वह क्षेत्र, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के उस क्षेत्र की बात करते हैं जहां पे 21% से अधिक संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ का ट्राइबल एरिया विद्यमान है, और यही हमारी पहचान भी है। प्रकृति के अद्भुत, जो प्रकृति माता हैं, उन्होंने भी अपनी अद्भुत खनिज संपदा, अपना जो वन का सौंदर्य है, औषधीय प्रकृति है, इसका समूचा भंडार भी जिस क्षेत्र को दिया, वो समूचा वनांचल ही
प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न वनांचल का पूरा रक्षण का दायित्व भी जिनको दिया वो भी जनजातीय लोग ही हैं। क्यों? क्योंकि वो अत्यंत ही सहज, सरल और नैसर्गिक प्रतिभा से संपन्न माने जाते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ का गुरुत्व दो बातें उभर के आती हैं, सुदूर वनांचल में विराजता है और उन सुंदर जनजातियों के मध्य विराजता है जहां पे सहज, सरल और नैसर्गिक प्रतिभा भी पाई जाती है। यदि मैं आंख बंद करके अभी सोचूं एक क्षण के लिए, और आप भी सोचेंगे छत्तीसगढ़ के लिए, और नैसर्गिक प्रकृति, वन संपदा, औषधीय प्रकृति, इन सब की जैसे ही बात होती है तो एक स्थिराकृति का सिद्धांत होता है, इमेजिनेशन फैक्टर, साइकोलॉजी की भाषा में बोलूं तो ये आंख बंद करते ही जो सामने आता है या सम्मुख उपस्थित होता है वो बस केवल छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र, दक्षिण वाला क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र दिखाई देता है। पर मैं जब सोचती हूं तो मुझे अपने छत्तीसगढ़ के चारों ओर ये क्षेत्र दिखाई देता है, चाहे वो 4 प्रांतीय भागों में मैं बांटती हूं तो दक्षिण की ओर जहां पे बस्तर दिखता है तो ऊपर की ओर सरगुजा, तो वहीं पे पूर्व और पश्चिम की ओर जहां और राजनांदगांव से जुड़े मदनवाड़ा और अन्य क्षेत्र दिखाई देते हैं, जोब से जुड़े, छुरिया से जुड़े क्षेत्र दिखाई देते हैं, तो वहीं इस ओर सरायपाली और उसके जामपाली, टीलापाली से जुड़े क्षेत्र दिखाई देते हैं। मैं तो इसको संकेंद्रित केवल एक क्षेत्र में नहीं कर सकती। जनजातीय प्रकृति और जनजातीय प्रकृति के नैसर्गिक प्रतिभा से संपन्न बच्चे तो मुझे चाहूं और दिखाई देते हैं, जिनके बीच मैं विचरण करने में आनंद का अनुभव भी प्राप्त करती हूँ और कहीं कहीं पे बहुत दुख और विषाद का अनुभव भी लेती हूँ, जिसे आज आप सबसे साझा करने आई हूँ, क्योंकि पटल के समस्त विद्वज्जन कहीं ना कहीं जाकर के इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई पहल साबित कर पाएंगे, क्योंकि कठिन और दृढ़ शब्द तो किताबों में संचित होके बहुत से न्यासों में केंद्रित रखे गए हैं। अब आवश्यकता है व्यवहारिकता की ओर हमारे उन्मुख हो जाने की, और इसीलिए केवल आज कोई प्रबोधन या उद्बोधन नहीं, विचारों का साझाकरण होगा और यही मैं करूंगी। कारण क्या है कि सुख समृद्धि से बना हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो वर्तमान में जब हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना करने जा रहे हैं तो ये सबसे उत्तम राज्य साबित हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आत्मनिर्भरता की जो धरा होती है वह कच्चा माल होता है, प्राइमरी रिसोर्सेस होता है, और हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और इन संसाधनों के दोहन के लिए जिस नैसर्गिक प्रतिभा की आवश्यकता होती है वो भी इन्हीं क्षेत्रों में विद्यमान है। और नैसर्गिक प्रतिभा में भी हम यदि कोर की ओर अपना ध्यान केंद्रण करें तो कोर में विराजते हैं परिवार की धुरी माने जाने वाली मातृशक्ति, और वहीं दूसरी ओर विराजते हैं जो देश के भविष्य को गढ़ने वाले हैं, वो हैं बालक अथवा तरुण। अब आज हम विषय के अनुरूप यदि चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में बालकों के विकास हेतु कौन से मुद्दे हैं और कौन सी चुनौतियां हैं, इनको मैं सटीक भाषा में आपके सम्मुख पॉइंट वाइज गिनना चाहूंगी, क्रमिक तौर पे गिनना चाहूंगी। सबसे पहला कौन से मुद्दे सामने आते हैं? शिक्षा। शिक्षा यानी कैसी शिक्षा होनी चाहिए यहाँ पे? क्या शिक्षा है भी वहां पे या नहीं है? क्या हम उन क्षेत्रों की कल्पना कर रहे हैं जो सड़क से लगे क्षेत्र हैं, या सड़क से लगे एक और क्षेत्र जहां पे टूटी फूटी सड़क गई है, या तीसरा वो क्षेत्र जहां पे सड़क भी नहीं है, संचार भी नहीं है, कोई व्यवस्था भी नहीं है और वहां शिक्षा भी नहीं है? तो सबसे पहला इशू हो जाता है शिक्षा का। दूसरा इशू जो हमारे सामने जनरेट होता है जागरूकता का। शिक्षा आवश्यक भी है, शिक्षा जरूरी है। क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है और इसका वैक्यूम कौन सी हानियां, कौन से दुष्प्रभाव, कौन सी दुर्वृत्तियों को स्थान दे सकता है, इसके लिए जागरूकता का लाना भी बहुत जरूरी होगा। तीसरी चीज है, अब जब शिक्षा नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो तीसरी बात आ जाती है रोजगार की। कुछ ऐसे भी रोजगार हैं जिसमें बहुत अधिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है,
तो क्या जो मैं प्राइमरी क्षेत्र जिनकी बात कर रही थी उन क्षेत्रों में भी रोजगार है? नहीं है। क्या वहां पे रोजगार व्यवस्था के अनुरूप है? नहीं है। जब मैं पीएचडी की बात करती हूँ, पीएचडी मतलब डॉक्टरेट वाली पीएचडी नहीं, पेनिट्रेशन, होल्ड एंड डेवलपमेंट की। बहुत सी जगहों में पेनिट्रेशन हुआ है। मुद्दे क्यों जनरेट हो रहे हैं? मुद्दे इसलिए जनरेट हो रहे हैं क्योंकि पेनिट्रेशन हुआ है जगहों पे, बहुत सी जगहों पे हुआ है, बहुत कुछ बाकी है, पर होल्ड कितना बना है? और जब तक होल्ड नहीं बना है तो डेवलपमेंट की तो बात अभी कर ही नहीं सकते हम। तो इसलिए चौथा मुद्दा आ जाता है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। पांचवा मुद्दा आ जाता है संचार संपर्क यानी कि आवागमन। क्या वहां तक पहुंचने की व्यवस्था है होल्ड स्थापित करने के लिए? एक और मुद्दा आ जाता है प्रबंधन। क्या वहां पे हम किसी प्रकार का, चाहे वो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो, चाहे वहां पे किन्हीं बातों को पहुंचाना हो, चाहे वो संचार की कोई व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार का अपना किसी भी प्रकार का क्या वहां पे हम प्रबंधन स्थापित कर पाए हैं? ये भी प्रमुख बात है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि वहां के क्षेत्र के लोग अन्य क्षेत्रों की ओर विस्थापन कर रहे हैं, या फिर मुद्दे ये जनरेट हो रहे हैं कि लोग ड्रॉप आउट होते जा रहे हैं। क्या 8वीं से 10वीं पहुंचते तक के बालकों की संख्या उतनी रह जाती है? नहीं, आधी से भी कम रह जाती है। तो ये ड्रॉप आउट्स क्या करेंगे? यदि माओवादी उन बच्चों को अपने साथ लेके जाते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि माओवादी जिन बच्चों को अपने साथ लेके जाते हैं या जिन तरुणों को अपने साथ लेके जाते हैं, पिछले कुछ दिनों में उन्होंने तरुणों से थोड़ा और ऊपर लेके बालकों को अपने साथ शामिल करना आरंभ कर दिया है। क्यों शामिल करना आरंभ कर दिया है? क्योंकि यही मुद्दे हमारे सामने हैं। उनको 15 से, खास तौर पे अब कहूं वर्तमान परिस्थिति में, तो 12 से 25 वर्ष के युवक या युवतियां का जो क्रीम एज है वो माओवादियों के लिए या इंसर्जेंट्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और एक बिना पढ़े लिखे बच्चे को जब वो ले जाते हैं तो उसको जितना बहकाना आसान होता है, तो हम भी कतिपय उनको अपनी ओर मार्ट संगोय दकाट कह के वापस ले आ सकते हैं कि आओ मेरे साथ चलो। पर जब आधा पढ़े हुए बच्चे वहां पे जाएंगे तो उनको लाना कितना मुश्किल साबित होगा, ये हमारे लिए आने वाली चुनौतियों में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए देखते हैं कि चुनौतियां कौन कौन सी हमारे सामने जनरेट होती हैं। सबसे पहली चुनौती जिसकी अभी मैं चर्चा कर रही थी, माओवादियों द्वारा उत्पन्न की गई साइकोलॉजिकल वेपनरी सिस्टम की चुनौती। जो वो लोग प्रचार, अफवाह या फिर लोगों का ब्रेन वॉश करके एक प्रकार का भ्रम जाल, आप एक मकड़ जाल की कल्पना करें या फिर आप तत्काल बरसात में होने वाले उस फॉग की कल्पना करें जिसके कारण हमको गाड़ी के शीशे से अगली जगह स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो माओवादी भी शिक्षा और जागरूकता के अभाव में वहां पे एक प्रकार का फॉग तैयार करने का काम करते हैं, और इसी फॉग को कहते हैं साई स्ट्रेटेजी का फॉग या ब्राउन कर्टेन ऑफ डायलेमा, जो माओवादियों के द्वारा डेवलप किया जाता है। सेकंड है कि वहां पे भययुक्त वातावरण होता है। संघर्षग्रस्त क्षेत्रों की साइकोलॉजी और मैदानी क्षेत्रों की साइकोलॉजी में कंप्लीट डिफरेंस होता है। जहां पे मैदानी क्षेत्रों में सामान्य व्यवस्था से जूझना पड़ता है, वहां पे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में या जनजातीय क्षेत्रों में फियर एंड शॉक की स्थिति से कभी भी अनायास कोई भी अनिश्चितता की परिस्थिति घटित होती रहती है, और इस परिस्थिति से वहां के लोगों को निरंतर जूझना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। उसके बाद हो जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पा रहे हैं? क्या हम वहां पे ये देख पा रहे हैं कि वहां पे हम कितनी कौन सी व्यवस्थाएं, क्या वहां पे सड़क पहुंच पा रही है? क्या वहां पे टीचर के जाने लायक कोई व्यवस्था हो पा रही है, या अचानक से स्कूल को ब्लास्ट कर दिया जा रहा है, या स्कूल जाने से पहले रोक दिया जा रहा है, या रोके जाने के कई कारण गिनवा दिए जा रहे हैं। अब उसके बाद ये हो जाता है कि प्रतिभा का समुचित दोहन। वहां पे एक बच्चे की शुरुआत होती है आंगनबाड़ी में जाने से। आंगनबाड़ी में यदि इंफ्रास्ट्रक्चर ही आंगनबाड़ी जैसा होगा, आप यहाँ शहरी क्षेत्रों के आंगनबाड़ी की कल्पना मत कीजिएगा, वहां का आंगनबाड़ी एक गौशाला की तरह होता है, बिल्कुल एक गौशाला की तरह। मैं मुरहा पार नारायणपुर के बहुत अंदर तक जाके आई हूँ, मैं प्राइमरी लेयर की बात नहीं कर रही हूँ।
बहुत अंदर तक जाके आई हूँ, जहाँ पे आंगनबाड़ी एक गौशाला की तरह होता है। वहां पे लोगों का ये मानना है जब पहली पढ़ के बच्चा वापस आ रहा है और खेती बाड़ी कर रहा है और 8वीं के बाद ड्रॉप आउट करके भी वो खेती बाड़ी की तरफ ही उन्मुख हो रहा है या 10वीं के बाद भी वो खेती बाड़ी की तरफ आ रहा है, तो पढ़ने का क्या औचित्य है। तो हमको उनको ये बताना होगा कि पढ़ने से किस प्रकार से उनके अंदर कौन सी वृत्तियों में किस प्रकार के परिवर्तन या सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, क्या हम ये कर पा रहे हैं, क्या हम उनके व्यावहारिक कौशल को देख पा रहे हैं। प्रतिभा का समुचित दोहन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती है दिशा और दशा में परिवर्तन होना बहुत मुश्किल प्रतीत हो रहा है। सरकारी योजनाएं पेन और पेपर में बहुत अच्छी बनती हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, जो योजनाएं सर्वोच्च स्थान पे बनती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, बहुत सुखद प्रतीत होती हैं। कभी कोई गलत सोच के अपनी सरकारी योजनाएं नहीं बनाता, पर जब वो तरंग ऊपर से नीचे की ओर आती है, खासतौर से इन जनजातीय क्षेत्रों में घुसती है, तो उस समय पे जनजातीय क्षेत्रों के विचार, उनकी कार्यशैली और इस तरंग के बीच ऐसा क्या होता है, या तो ये ऊपर से नीचे आ रही फ्रीक्वेंसी में बहुत सारे लूप होल्स हो जाते हैं, या फिर यहाँ की कार्यशैली या कार्य पद्धति से वो मैच नहीं हो पाती। कुल मिलाकर के सरकारी योजनाएं अच्छी बनती हैं शिक्षा को लेकर के भी, परंतु वो जो लूप होल्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती और यहाँ की कार्य पद्धति से मैच नहीं होता और स्पार्क जनरेट नहीं हो पाता। मतलब कि जिन क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनी हैं उन तक तो वो प्रॉपर मिल ही नहीं पाती, तो क्षेत्र में होल्ड स्थापित करना बहुत बड़ी चुनौती साबित होती है और इसी को कहते हैं हॉस्टाइल ज्योग्राफिकल कंडीशन की चुनौती। वहां पे जो अध्यापक गण रहते हैं वो बाहर से आते हैं, वहां पे किसी भी सेवा में कोई जाता है तो उसका पहला प्रयास होता है कि हम उस क्षेत्र में ना जाएं, हम उस क्षेत्र में जाना किस प्रकार से स्थगित कर दें। और इस प्रकार से जब वहां पे जाते हैं तो उनको अपनी एक छोटी छोटी डिक्शनरी बनानी चाहिए ताकि वो उनके साथ में मैच कर सके, उनकी भावनाओं से, किसी भी व्यक्ति से तारतम्य बनाने का या उनके साथ संप्रेषण का सबसे उचित माध्यम होता है भावनाओं की अभिव्यक्ति, जो कि भाषा के माध्यम से होती है। और होस्टाइल ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम उनकी संस्कृति को या तो सिंपैथी देते हैं या संवेदना प्रदान करते हैं, पर उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान नहीं कर पाते क्योंकि हम उनसे अपनी भावों की सही अभिव्यक्ति पहुंचा नहीं पाते। टीचर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही जाती है और टीचर्स के साथ ये प्रॉब्लम जाती है तो किसी भी प्रकार से वो उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ऊपर तक बात पहुंच नहीं पाती और ऊपर ये मानते हैं कि स्कूल खोल लिया, कार्य संपूर्ण हो गया। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अब मैं आपको थोड़ा साइकोलॉजिकल एनालिसिस यहाँ पे करके बताना चाहूंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा यहाँ पे हमारे लिए। किसी भी एरिया में जब हम प्रवेश करते हैं तो बच्चों के बिहेवियरल डायनेमिक्स का अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस बोलूंगी तो ये बहुत संकुचित शब्द हो जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी का लोग अर्थ केवल इमोशंस से लेते हैं। साइकोलॉजी बेसिकली 3 चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट होता है इंटेलेक्ट, मतलब आपकी विचारक क्षमता। दूसरा होता है इमोशनल, मतलब आपका संवेदना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज होता है वो आपकी प्रेरक वृत्ति होती है कि कौन सी चीजें आपको प्रोत्साहित करती हैं। तो साइकोलॉजी केवल इमोशनल होने को नहीं कहते हैं। अब आगे की बात करती हूँ। किसी भी बच्चे के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी महिला मातृशक्ति के लिए बात करूं तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस में 2 मुख्य बातें उभर के आती हैं। पहला होता है किसी की भी मूल प्रवृत्ति और दूसरा होता है 2 बातों पे जो व्यक्ति का बौद्धिक विकास निर्भर करता है या किसी क्षेत्र के बच्चे का विकास निर्भर करता है। वो होती है पहला मूल प्रवृत्ति और दूसरी होती है प्रेरक वृत्ति। मूल प्रवृत्ति से हमारा तात्पर्य यह होता है कि जो जन्मजात होती है, जो हम इनहेरिट करते हैं, जो हम अपने पैतृक रूप में अनुवांशिकी के तौर पे लेके आते हैं और किसी विशिष्ट चीज के प्रति अपना प्रत्यक्षीकरण, किसी विशिष्ट चीज के प्रति हमारा इंटरेस्ट जाहिर करते हैं। तो बस्तर क्षेत्र में मैं बता दूं
कि वहां की मूल प्रवृत्ति बहुत ही स्ट्रांग है। चाहे आप गोंड जनजाति की बात कर लें, चाहे आप बैगा जनजाति की बात कर लें, चाहे मड़िया मुरिया किसी भी जनजाति के लिए आप बात कर लें, आप ये चीज स्पष्ट तौर पे मान सकते हैं कि वहां पे जो स्थिति है वो हमको स्पष्ट तौर पे ये जाननी होगी कि जो मूल प्रवृत्ति है उनकी विचारात्मक रूप से बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जब हम उनकी संकल्प शक्ति की बात करें तो गत कुछ वर्षों में लगातार माओवादी गतिविधियों ने उनके इमोशंस को बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है, झकझोर दिया है, उनको इस तरीके से प्रभावित किया है कि आप पेन और पेंसिल नहीं उठाएं। वो हर प्रकार से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि पेन और पेंसिल उठाने के उपरांत भी आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक स्तर तक वो भ्रम फैलाते हैं, तदुपरांत भय फैलाते हैं और उसके बाद वो विध्वंसक कार्यवाही करते हैं ताकि वहां के बच्चे स्कूल की ओर न जा पाए। तो इससे जो इनका संकल्प लेने का शक्ति है और जो इमोशनल इम्बैलेंस है वो बहुत ज्यादा तरीके से गड़बड़ा गया है। विचारक शक्ति अभी भी दृढ़ है। तो हमको अब क्या करने की आवश्यकता है? अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर मैं एक अल्प विराम लेती हूँ। जियो स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हमको भू स्ट्रैटेजी समाधान की ओर बढ़ना पड़ेगा। क्या होता है? ये बहुत भारी भरकम सा वर्ड सुनाई दिया होगा, भू स्ट्रैटेजिक समाधान ऐसा बोल रही हूं तो जियो स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट मतलब थोड़ा दीर्घकालिक उपाय है, पर क्षेत्र के अनुसार हमको कारण अनुरूप निदान प्रस्तुत करना होगा। वहां के बच्चों में आप मैदानी क्षेत्र के बच्चों के टाइप की रूटीन स्टडी और वर्क यदि डालना चाहेंगे, प्रत्येक क्षेत्र को एक छड़ी से हाँकना चाहेंगे, कहने का तात्पर्य ये कि सर्दी जो एलर्जी से हो रही है, सर्दी जो कोल्ड से हो रही है, सबके लिए एक टाइप की मेडिसिन दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। यदि वास्तव में दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि कुछ करना है उस क्षेत्र के लिए और उस क्षेत्र के बच्चों के विकास के लिए, जिनको एक कोवर्ट वॉर का सामना करना पड़ रहा है, एक भयग्रस्त माहौल में है, एक संघर्षग्रस्त क्षेत्र में है, पर उनकी विचारक क्षमता अभी भी बहुत तेज है, तो उसके लिए हमको कारण अनुरूप निदान प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए मैं कुछ क्षेत्रों का उल्लेख करूंगी, जिसमें सबसे पहले आता है नारायणपुर। जब नारायणपुर के ओरछा क्षेत्र में और मुरहापार, सोनपुर जैसे क्षेत्रों में मैं गई तो उस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखने में आया कि उस क्षेत्र के बच्चे किसी भी विशिष्ट व्यक्तित्व, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, उनके व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। किन्हीं का भी व्यक्तित्व उन्हें बहुत प्रभावित करता है और पूरी किताबें उनको रटी हुई होती हैं, पर वो रहते कहाँ हैं? पोर्टा केबिन जैसी जगह में रहते हैं, जहां पे एक साथ 200-200, 300-300 लोगों को टाट के बने केबिन में शिक्षा के लिए छोड़ दिया जाता है। पर उससे ही थोड़ी दूर जब हम आस्था में आते हैं, दंतेवाड़ा में, तो वहां के बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो जाता है। तात्पर्य यह कि हम बच्चों को उनके केवल ज्ञान या किताबी ज्ञान उपलब्ध कराना नहीं होगा, उनको उनका व्यवहारिक कौशल भी प्रदान करना होगा। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। नन्हे परिंदे नामक एक जगह है जहां पे कक्षा 4वीं में ही बच्चों को एकत्रित कर लिया जाता है और उनको नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्रदान की जाती हैं, विभिन्न प्रकार का कौशल प्रदान किया जाता है। तो अब वो जरूरत आ गई है जबकि हम बच्चों को, जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को व्यवहारिक कौशल की ओर उन्मुख करें। केवल ऐसा नहीं कि शिक्षा का नाम कह के हम अपनी एक जवाबदेही से विमुक्त हो जाएं। अब उनको व्यवहारिक कौशल उन्नयन की बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पे उस क्षेत्र में, तभी हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। कहा जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में ब्लैक डॉट बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक छोटे से बच्चे को भी हम काजल का टीका लगा देते हैं। बस्तर क्षेत्र में भी 2 black dots are very important. They keep very much important for those areas. First black dot is blackboard and the second black dot is road. That means ways of communication. ना वहां पे सड़क है, ना वहां पे संचार है, ना हम वहां पे ब्लैक बोर्ड रख पाए हैं, ना वहां पे कौशल का उन्नयन कर पाए हैं। कहने का मतलब योजनाएं धरातलीय हों,
योजनाएं आकाशीय होने से काम नहीं चलेगा, योजनाएं धरातलीय होनी चाहिए, कौशल के अनुरूप ज्ञान प्रदान करना होगा, उपाय दीर्घकालिक हो परंतु प्रभाव स्थायी हो। इतना ही मैं कहना चाहूंगी। आगे यदि किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो अवश्य ही मुझसे पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद। प्रश्न हम बाद में लेंगे, सत्र के बाद में लेते हैं सारे प्रश्न उत्तर। संचार, संपर्क, प्रबंधन और शिक्षा, ये एक ऐसी 3-4 बुनियादी जरूरतें हैं जो हर समाज के लिए आवश्यक होती है। किसी भी समाज में अगर जब तक इन 3-4 चीजों को हम एड्रेस नहीं करेंगे वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज हो या मध्य प्रदेश का या किसी और राज्य का समाज हो। आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी स्पीकर हैं, बहुत ही ज्ञानवान पैनल, जैसे मैंने प्रारंभ में ही बोला था, शताब्दी पांडे जी, एमफिल, एलएलबी, एमजे, एमएसडब्ल्यू, ये सारी उपाधियां आपने प्राप्त किया है। आप एक्स चेयरमैन रही है SCPCR छत्तीसगढ़ की, साथ ही आप एक्स मेंबर रही है वुमेन कमीशन फॉर छत्तीसगढ़ की, फाउंडर मेंबर है छत्तीसगढ़ महिला मंच की, राष्ट्रीय सहकार भारती से भी आप जुड़ी हुई है। चूंकि बच्चों का विषय है तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आपके कार्यकाल में ऐसी कौन सी योजनाएं थी जो बच्चों के लिए स्पेसिफिकली चलाई थी या कोई नई योजनाएं चलाई थी और क्या और चीजें हैं। इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं शताब्दी जी को। जी सभी को नमस्कार। महाभारत के क्षेत्रों में करते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो हमारी छोटी बहन वर्णिका जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनके विषय का प्रतिपादन किया है, जो कि उनका सैन्य मनोविज्ञान में उनकी जो एक महारत है उस विषय को उन्होंने रखा। थोड़ा सा हम सब के लिए अनटच्ड विषय होने की वजह से हमको उस विषय में प्रवेश करने में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से वर्णिका जी ने इस विषय पर प्रकाश डाला। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया और राष्ट्रीय सेवा भारती का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस फोरम पर मुझे भी आपने मौका दिया। मैं अधिकतर आपके जितने भी सेमिनार्स होते रहे उन सबको देखती रही, सुनती रही। बहुत अच्छा प्रयास हमारे डॉक्टर राघवेंद्र जी के द्वारा और चौबे जी आप सबके सहयोग से हो रहा है, इसके लिए आप सभी को साधुवाद। जितना आवश्यक होता है फील्ड में काम करना, आज के हमारे इस ग्रुप में हम जैसा कि जान रहे हैं और देख रहे हैं कि CWC से जुड़े हुए, JJB से जुड़े हुए, बाल संरक्षण आयोगों से जुड़े हुए लोग और जितने भी चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो सब जुड़े हुए हैं। कुछ कॉलेज की प्रोफेसर्स इसमें जुड़ चुकी हैं हमारे साथ में। तो प्रैक्टिकली जितना काम करना जरूरी है उतना ही बीच बीच में इस प्रकार के वेबिनार्स के माध्यम से हम उन विषयों को फिर से थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करते चलें तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में बच्चों के विरुद्ध जो अपराध है, अगर इसका हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये टोटल जो क्राइम है देश का उसमें 3.8% इसका सहभाग है। किडनैपिंग के मामले अगर हम देखें तो पिछले वर्ष में 2639 किडनैपिंग बच्चों की हुई और 10वें नंबर पर हमारा जो है क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की पोजीशन है छत्तीसगढ़ की। कानून के साथ संघर्षरत जो जुवेनाइल्स हैं, जो जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट्स विथ लॉ, इनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है। मिसिंग बच्चे हमारे 1185 हैं। 420 बाल विवाह के केसेस सामने आए हैं। 2413 इस वर्ष किडनैपिंग के मामले सामने आए हैं। और अगर हम देखते हैं कि जो 12 से 18 वर्ष की जो गर्ल्स हैं जिनके साथ अपराध हुआ है उनकी संख्या 1217 है। 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों की अगर हम संख्या देखें तो 226 है। और छोटे बच्चे जो और 6 साल से भी छोटे हैं, ऐसे 131 बच्चों के साथ केसेस हुए हैं। 57 मर्डर हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बच्चों के साथ होने वाले अपराध की जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही खतरनाक है। इस स्थिति से उभरने के लिए सतत प्रयास हो रहे हैं और होते रहने चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि ये अपराध बच्चों के साथ होने ही नहीं चाहिए। इन बच्चों के साथ इस प्रकार की गतिविधियां न हो,
इसके लिए हमको सामाजिक स्तर पर एक मानसिकता तैयार करने की आवश्यकता है। वैसे हम देखें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में काम बहुत अच्छा किया है और 10-10 साल की सजाएं जो है केसेस में दी हैं। सामाजिक ताना बाना लॉकडाउन के दौरान ऐसा बना कि जिसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि बच्चों के साथ होने वाले जो क्राइम है वो बहुत बढ़ गए। मानसिकता में थोड़ा परिवर्तन आया। लॉकडाउन के दौरान सबकी हथेलियों पर था मोबाइल और उसमें देखते हुए कुछ चीजों ने उनकी मानसिकता पर प्रभाव डाला, जिसकी वजह से बच्चों के साथ केसेस हुए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इस दौरान के केसेस का एनालिसिस करने पर जानकारी मिली कि ऑफेंडर्स अधिकतर युवावस्था के बच्चे हैं, जिन्होंने ये कबूल किया कि कहीं ना कहीं मोबाइल के माध्यम से जो भी कुछ उन्होंने गलत साहित्य देखा उसका उनकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ा। एक अध्ययन के दौरान जब मैं जेल में इन ऑफेंडर्स से मिलने के लिए गई तो इसमें से 80% बच्चों ने कहा कि ये जो भी कुछ हमसे अपराध हुआ है यह केवल और केवल नासमझी में हुआ है और यह जानने की जिज्ञासा में हुआ है। जो कुछ मोबाइल पर, जो कुछ हमने फिल्मों के माध्यम से, जो कुछ हमने सोशल मीडिया पर देखा था, उसकी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए हमसे यह गलती हुई है। वहीं 20% ऐसे भी ऑफेंडर्स मिले जिन्होंने बिल्कुल स्वीकार किया कि ये तो तीसरी चौथी बार मैं जेल में आ रहा हूं, फिर आऊंगा। और तब मैंने उनको बताया कि बच्चा अब तुम बाहर जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि अब तुम पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत इसमें आए हो। अब तुम्हें आजीवन सजा मिली है और अब तुम्हें सुधरने के अलावा और कोई उपाय तुम्हारे सामने नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे जो नवयुवक हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो इस प्रकार के अपराधों में घिर रही है। किस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है छत्तीसगढ़ में। वहीं छत्तीसगढ़ के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है और वो है कि ट्रैफिकिंग का जो मामला है, हम सोचते थे जशपुर को ही। जब भी छत्तीसगढ़ में ट्रैफिकिंग यह विषय आता है तो हर किसी के मुंह से अनायास निकलता है जशपुर। अच्छा, आपके जशपुर क्षेत्र में बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है ना, बहुत ज्यादा मानव तस्करी वहां से होती है। लेकिन आपको बता दूं कि अब आंकड़े बदल रहे हैं। अब ये शिफ्ट कर गए हैं ट्रैफिकर्स और ये आ गए हैं बस्तर में, और बस्तर से हमारी चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रही है और ये यहाँ से साउथ की ओर जा रहे हैं। बहुत ज्यादा ये फोर्सफुली उनको लेके जाते हैं और माइग्रेंट लेबर के रूप में ले जाते हैं और वहां जाकर इनकी मानव तस्करी होती है। और बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी कि मैं कहूं कि हजारों की संख्या में बच्चे हमारे ट्रैफिकिंग के शिकार हैं बस्तर से। क्योंकि रेस्क्यू होकर के जब बच्चे आते हैं, जब मैं उन बच्चों से मिली, लगभग 120, 150, 125, 170 ऐसे बच्चों की टोलियां लेकर लाई जाती है हमारी बाल कल्याण समिति, हमारे जेजेबी के मेंबर्स के द्वारा। जब रेस्क्यू किया जाता है तो हम उन बच्चों से मिलते हैं, जब मालूम होता है कि किस प्रकार से उनको गलत जानकारी देकर, उनको झुठलाकर, उनको बरगला कर और उनको लेकर जाया जाता है और इस प्रकार से उनके साथ वहां पर मजदूरी करवाई जाती है। और जब हमने साउथ में जाकर के और देखा तो एक ऐसे छोटी सी झोपड़ी में उनको रखा जाता है, जैसे कि हम मुर्गी को जिस प्रकार से रखते हैं, जो ये मुर्गी का बिजनेस करने वाले चूजों को रखते हैं, उस प्रकार से इन बच्चों को वहां पर ठूस ठूस कर रखा जाता है। न वहां वायु, न वहां प्रकाश, न वहां जल, और पूरे दिन भर में केवल एक बार इनको भोजन मिलता है। तो ये बताइए, इस प्रकार की स्थिति में, और अब ये प्रश्न आता है कि आखिर छत्तीसगढ़ के ही और बस्तर के ही बच्चों के साथ ये ट्रैफिकिंग क्यों होती है? तो इसका भी हम जब सोशियो इकोनॉमिकल एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत ज्यादा सामाजिक तौर पर वो संकुचित दायरे में रहने वाले, सीमित दायरे में रहने वाले और बहुत संकोची स्वभाव के होते हैं। इकोनॉमिकल कंडीशन का जब एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी कीमत कभी उन्होंने अपने काम की नहीं पाई। वस्तु विनिमय की प्रथा बस्तर में रही शुरू से, तो उन्होंने वस्तु विनिमय के माध्यम से अपना जीवन यापन करना देखा। बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में उनको धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए यदि कोई जो मीडिएटर्स हैं उनके द्वारा इनको ये कहा जाता है कि आपको इतनी रकम मिलेगी, तो उनके माता पिता ही स्वयं ये सोचते हैं कि अगर मेरा बालक जाकर कुछ काम करेगा, मेरे घर के लिए कुछ चंद पैसे कमा लेगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जिस प्रकार से
धोखे में आ जाते हैं माता पिता, और वो बेचारे सीधे साधे, जो हमारे मासूम बहुत ही सीधे होते हैं। जिस प्रकार से छुई मुई का जो पौधा होता है ना, उसको अगर हम हाथ लगा देते हैं तो वो कैसे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, कैसे वो संकोच करती हैं। बस यही 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 स्वभाव होता है हमारे बस्तर के आदिवासियों का। और मैं तो कहूंगी कि केवल बस्तर के नहीं, अगर हम पूरे जनजाति, अभी तो मैं राष्ट्रीय दायित्व में होने की वजह से पूरे देश भर में संपर्क हो रहा है और भ्रमण हो रहा है, तो मैं देख रही हूं यह जनजातीय स्वभाव है, और इस जनजातीय स्वभावगत विशेषता का ही फायदा ट्रैफिकर्स उठा रहे हैं। तो इसकी ओर हमको ध्यान देना होगा। और इस वेबिनार में जुड़े हुए हमारे जितने भी साथी जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि जनजातीय स्वभाव, जनजातीय रिचुअल्स, रीति रिवाज, उनका रहन सहन, उनका भोजन, आहार एवं पोषण, उनकी होने वाली शिक्षा दीक्षा, उनके सांस्कृतिक व्यवहार, इन सबको देखते हुए और उस भौगोलिक एरिया, उस पूरे क्षेत्र की जो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, उनको भी देखते हुए हमको इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। जो भी स्वयंसेवी संगठन, जो भी बाल कल्याण समिति के सदस्य, अध्यक्ष इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या अन्य बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले जो वॉलंटियर्स हैं, उनको इन सारे विषयों पर ध्यान देकर ही हमको उनके बीच में कदम बढ़ाना चाहिए। एक तो बोली का बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों की भाषा तो बोली ही है, उनके बोलने की जो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो उनकी लोकल डायलेक्ट है। तो इस लोकल डायलेक्ट को पहले तो सीखना होगा, उनके शब्दों को समझना होगा, और तब हम उनके बीच में जाकर के कुछ काम कर पाएंगे। जैसे कि मैं जब उनके बीच में काम करने के लिए गई थी, तब हम एनीमिया एस्टिमेशन के लिए गए थे। एनीमिया एस्टिमेशन के लिए जब हम वहां गए तो लोग वहां पर हमारी बात सुनते नहीं थे और हमारे करीब नहीं आते थे। उनका ब्लड सैंपल लेना था, जब हमको एनीमिया दूर करने के लिए उनको गोलियां देनी थी, और जब वो नहीं सुन रहे थे, तब हमारे साथ के एक वॉलंटियर ने जो शब्द कहा था वो आज भी मुझे याद है, खून चो गोली देचो, यानी ये खून का गोली देने के लिए आपके बीच में आए हैं। आपके शरीर में जो खून की कमी है उसको दूर करने के लिए आपको ये गोली देने के लिए आए हैं। बस इतना सुनते ही फिर वो हमसे संपर्क में आए, हमारी बातें सुनने लगे। तो जो भी वहां की लोकल डायलेक्ट है, गोंडी भाषा अगर बोली है, भतरी है, तो इन सबको हमको समझना होगा। हम सीख तो नहीं पाएंगे, फ्लुएंटली बोल नहीं पाएंगे, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, उनकी बात का जो आंसर दे रहे हैं उसको समझने के लिए हमको उसको समझना आना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही ऐसी कार्य योजना बननी चाहिए समन्वित प्रयास से, जिससे कि इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं इनके सर्वांगीण विकास के लिए कुछ कार्य हो सके। जैसे कि सबसे बड़ी मैं अगर बात कहूंगी तो छत्तीसगढ़ में 43 टाइप्स के जनजातीय समूह निवास करते हैं, और इन 43 प्रकार के जनजातीय समूहों में से हम अगर देखेंगे तो 41% जो है वो बच्चे हमारी पूरी जनसंख्या के हैं। तो इन 41% बच्चों में से अगर 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की बात करेंगे तो 3.6 मिलियन है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की कुल जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ में 14% है। देखा जाए तो इनका जो वातावरण है पूरा जो हमारे जनजातीय क्षेत्र का, वो परिवर्तनशील है, और राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं यहाँ की जो है वो इनके जनजीवन को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से हमको इन सभी आंकड़ों को देखते हुए ही उस क्षेत्र में काम करने के लिए कार्य योजना बनानी चाहिए। पहले से ही इन जनजातियों का जनजीवन खतरे में रहता है। जीवन और आजीविका के साधनों की बहुत ज्यादा कमी होती है, और इस प्रकार के डिफिकल्ट जीवन जीने की जो उनकी जो एक समस्या है, उसके बीच बच्चों के साथ होने वाले जो अपराध हैं, जो बच्चों के साथ होने वाले जो घृणित कार्य हैं, इनको करने के लिए लोगों को और मौका मिल जाता है। ऐसे बच्चों की वास्तव में दूरस्थ ट्राइबल क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे वल्नरेबल ग्रुप के बच्चे कहलाते हैं, और इन वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए हमको कुछ विशेष कार्य योजनाएं बनानी चाहिए और ध्यान देना चाहिए। ऐसे बच्चों की बेहतरी के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा कार्य होते ही रहना चाहिए। ऐसे सभी क्षेत्रों के बच्चों के लिए सुविधाएं पहुंचाने की आवश्यकताएं हैं,
और पहुंच विहीन और जो हाशिए पर जो बच्चे हैं, जो मार्जिनलाइज हैं, ऐसे बच्चों के लिए हमको सहयोगी के रूप में सामने आना चाहिए। परामर्शदात्री सेवाएं हमको देनी चाहिए उनके बीच में, और ये जो सेवाएं हैं इनको अधिक से अधिक मजबूत बनाने के लिए अपना सहयोग देना चाहिए। बहुक्षेत्रीय और समीचीन प्रयास हमको करने चाहिए, यानी कि कन्वर्जेंस का मॉडल हमको खड़ा करना चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से किस प्रकार से इन बच्चों के लिए हम कोई कार्य योजना बना सकते हैं। जैसे कि हम ये सोचेंगे कि केवल इनको पढ़ा दें, केवल इनको शिक्षित कर दें, तो इनका वास्तव में संरक्षण नहीं होगा। यदि वास्तव में इन बच्चों का संरक्षण करना है तो शिक्षा के साथ साथ इनकी शारीरिक और स्वास्थ्यगत जो आवश्यकताएं हैं इनको दूर करने के भी प्रयास करने होंगे। इनका सामाजिक ताना बाना क्या है इसको समझने की हमको आवश्यकता होगी, और इनको आर्थिक किस प्रकार की परेशानियां इस परिवार को है उसको समझने की हमको कोशिश करनी पड़ेगी। और लास्ट जो वर्णिका जी ने जो विषय रखा कि सुरक्षा के विषय पर भी हमको ध्यान देना होगा। तो एक कन्वर्जेंस का मॉडल हमको वहां पर तैयार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वही हम देखते हैं कि स्वास्थ्यगत समस्याएं इस क्षेत्र में जो है वो पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। आप देखेंगे कभी भी आप किसी भी वनांचल के क्षेत्र में चले जाएंगे, दूरस्थ इलाके में, तो बच्चों का पेट बिल्कुल मटके की तरह बड़ा सा होता है, पैर दुबले पतले होते हैं, सिर मुंडी इतनी बड़ी सी होती है। तो आप एक चित्र देखिए कैसा बनेगा। तो इस प्रकार से जो ये बच्चे हैं उसका कारण ये है कि हमने देखा कि बच्चे झिरिया का पानी पीते हैं, वहां जो भी उनको अशुद्ध पानी मिल रहा है, पेयजल मिल रहा है, वो पीते हैं। उसकी वजह से पेट से संबंधित बहुत सी बीमारियां इनको होती हैं। फिर जो भी कुछ वो भोजन करते हैं उसमें उनकी जो बैड फूड हैबिट्स हैं, बैड फूड हैबिट्स की वजह से वो जो भी कुछ खाते हैं वो ब्लड में कन्वर्ट नहीं होता है, उनके पेट में वर्म्स होते हैं, और इसकी वजह से भी वो बीमारियों से घिरे होते हैं। अधिकतर सड़ा हुआ मांस खाने की भी वहां पे प्रथा है। मान लीजिए एक कोई जानवर को मार कर ले आते हैं तो उसको छानी पर ऊपर जो अपनी वो होती है क्या बोलेंगे, शेड पर उसको सुखा देते हैं और सुखा करके फिर उसको कई दिनों तक खाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रथा देखने को मिली कुछ जगहों पर, तो ये इससे मालूम हुआ कि इनके अंदर जो बैड फूड हैबिट्स डेवलप हो चुकी हैं उसकी वजह से भी इनके अंदर में कुपोषण या कहते हैं स्वास्थ्यगत इनको जो है समस्या है। इसके लिए हमको ICPS जो है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, इसको बहुत अच्छे से लागू करना होगा। और मैं तो ये कहूंगी कि JJ एक्ट में आमूलचूल परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि JJ एक्ट में परिवर्तन से ही हम जो बहुत सारे अभी एक्ट के तहत हम बंधे हुए हैं और एक्ट में जो बातें हैं उसके आधार पर हम काम करते चले आ रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि निकट भविष्य में हमारी केंद्र सरकार की ओर से JJ एक्ट में परिवर्तन किया जाए और जो भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमारे वर्तमान समाज को देखते हुए उचित नहीं है उनको उसमें से डिलीट किया जाए, कुछ नई बातें जोड़ी जाएं, कुछ संशोधन किया जाए। ये एक मेरा मानना है, क्योंकि जहां तक हम गोद लेने के जो नियम है, जो कारा की गाइडलाइन है, इन सब को लेकर भी समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसको लेकर भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। इस पर भी परिवर्तन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही बच्चों के संरक्षण में जो लोग लगे हुए हैं उनकी दक्षता वृद्धि होने की बहुत जरूरत है। समय समय पर उनको एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ठीक है उनका सिलेक्शन हो गया, उन्होंने उस क्षेत्र में पढ़ाई की है, लेकिन एरिया स्पेसिफिक उनका अगर हम दक्षता वृद्धि नहीं करेंगे तो फिर उस काम में वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा हमको जो रिजल्ट हम उस क्षेत्र से चाहते हैं। मान लीजिए उस बच्चे ने दिल्ली से पढ़ाई की हुई है और आज उसका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हमारे बस्तर क्षेत्र में, हमारे सरगुजा क्षेत्र में हो रहा है, तो वो उस एरिया के क्या स्पेसिफिक स्पेशलिटीज हैं उनको यदि वो नहीं समझता है तो फिर उसके साथ वहां पर वो उसके साथ आत्मसात होने में उसको बहुत समस्या होगी। साथ ही जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक जो व्यक्ति हैं, उनमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। आप देखेंगे एक समाज सेवी की इच्छा शक्ति और एक प्रशासनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की इच्छा शक्ति में बहुत अंतर होता है।
वहीं कुछ ऐसे भी प्रशासनिक अधिकारी देखने को मिलते हैं जो प्रशासनिक बाध्यताओं में बंधते नहीं हैं, बल्कि वो एक ऐसा काम करते हैं जैसे एक आम आदमी काम करता है। तो इच्छा शक्ति यहाँ पर बहुत बड़ी बात होती है, इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बाल विवाह को रोकथाम के लिए भी एक समन्वित प्रयास होना चाहिए। जब सोशल वर्कर के रूप में मैंने काम शुरू किया था, तब हमने एक प्रयोग किया था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कवर्धा, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है चाइल्ड मैरिज के लिए, क्योंकि वहां मरार पटेल जाति के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि बालिका अगर का प्रथम मासिक धर्म शुरू होने के पहले ही उसका विवाह हो जाना चाहिए। ये उनकी सामाजिक मान्यता होने की वजह से उन्होंने जो है एक ऐसा ईयर था, मेरे ख्याल से 2003 में लगभग 3000 चाइल्ड मैरिजेस जो है वहां पे रजिस्टर्ड हुए थे। इस वजह से पूरे देश भर में हड़कंप मच गया था और हमारे प्रशासन ने भी इस पर मुस्तैदी से काम किया। एक बहुत अच्छा प्रयास किया हमने, एक समन्वित टीम बनाई, एक ऐसी टीम बनाई जिसमें एक स्वयंसेवी संगठन से व्यक्ति हो, एक पुलिस से हो, एक शिक्षा विभाग से हो, एक आंगनबाड़ी से हो और एक पंचायत से हो। तो इस प्रकार से 5-6 लोगों की टीम, ऐसी करीब 25 टीम प्रतिदिन सुबह निकला करती थी और वो अलग अलग इलाकों में जाकर के जन जागरण के कार्य करती थी। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सूचना के आधार पर जिन घरों में विवाह तय हो रहा है या हो चुका है, उनकी जाके काउंसलिंग करने का काम हम करते थे। तो इस प्रकार से जब हम समाज में परामर्शदात्री समितियां गठित करेंगे, बहुत अच्छी काउंसलिंग करेंगे, तो हो सकता है कि ये सोच उनके अंदर डेवलप हो। तो फिर हमने देखा कि 1 महीने के इस प्रयास के बाद, क्योंकि अक्षय तृतीया, रामनवमी के समय बहुत ज्यादा यहाँ पर मात्रा में बाल विवाह होते हैं, तो जब हमने उस समय पूरा माहौल बनाया, पूरा एक वातावरण का निर्माण किया, तब जो मरार पटेल जाति के लोग हमें देखकर डंडे बरसाते थे, पत्थर चलाते थे, उनके महासंघ के कार्यक्रम में यह तय हुआ कि जो भी व्यक्ति अपने परिवार में बाल विवाह करेगा तो उसको दंड स्वरूप पूरे समाज का भोजन करवाना पड़ेगा। और जब इनकी समाज का बैठका बोलते हैं, मतलब कि जब समाज की बैठक होती है तो 5-5 हजार की संख्या होती है। तो जो व्यक्ति 5000 लोगों को भोजन कराने का दंड देने के लिए इच्छुक है, वही अपने बच्चे का बाल विवाह करा सकता है। ऐसा जब उन्होंने ये घोषणा कर दी, उसके बाद धीरे 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 रिड्यूस हुआ और आप आश्चर्य करेंगे कि 2003 के बाद 2005 का आंकड़ा आप देखते हैं तो मात्र 112 केसेस रजिस्टर्ड हुए। एक जगह 3000 और एक जगह 112। कहने का मतलब, अगर एरिया स्पेसिफिक और बहुत समन्वित प्रयास से, अगर अध्ययन के साथ, बहुत इच्छा शक्ति के साथ अगर काम किया जाए तो निश्चित रूप से रिजल्ट मिलता है। और यही सब प्रयास हर जगह होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपने जैसा कि कहा कि छत्तीसगढ़ में बाल संरक्षण आयोग में हमने क्या नवाचार किए, अगर मैं वो शेयर करूं तो एक सबसे बहुत अच्छा, एक नायाब हमारा जो उदाहरण रहा वो था चाइल्ड राइट्स चैंपियंस। जब भी मुझे महाविद्यालयों में, विद्यालयों में मुख्य अतिथि के बतौर बुलाया जाता था, तो मुख्य अतिथि के रूप में जाना, भाषण देना, बच्चों से मिलना और आ जाना, यहाँ तक सीमित न रहकर हमने हमारे बाल संरक्षण आयोग में मीटिंग के दौरान ये प्रस्ताव पारित किया कि क्यों ना हम इन विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अपने बाल संरक्षण आयोग से जोड़ें। तो संवैधानिक आयोग होने की वजह से बाध्यता थी, लेकिन फिर भी रास्ता निकाला और हमने उनको चाइल्ड राइट्स चैंपियन के रूप में अपने आयोग के साथ जोड़ा। आप सभी इसी फील्ड के कार्यकर्ता हैं और आप सबों को भी ये अनुभव आया होगा कि युवा शक्ति किसी भी ऐसे कार्य के लिए पूरी ओजस्विता के साथ हमारे साथ जुड़ने को तैयार रहती है। आवश्यकता रहती है बस उनको दिशा देने की, निर्देश देने की, और जैसे ही हम उनको मोल्ड करते हैं, जब हम उनको दिशा देते हैं, तो देखिए वो किस प्रकार से हमारे साथ जुड़कर काम करते हैं। और वही हमने काम किया कि जो युवा शक्ति पूरे राज्य की लगभग 1 लाख एनएसएस के वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ गए, एनसीसी के लगभग 20,000 वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ गए, सारे विद्यालय महाविद्यालयों के छात्र संघ के जो अध्यक्ष और सचिव हैं उनसे हमने मीटिंग की, उनसे मुलाकात की, वो हमारे साथ जुड़ गए। इस प्रकार से वही हमने पत्रकार जगत के साथ भी बहुत अच्छा टाई अप रखा और पत्रकार हमारी बहुत बड़ी ताकत बन गए। ऐसा इसलिए
क्योंकि अगर एक पत्रकार कोई इशू को उठाता है, कोई वो रिपोर्ट लिखता है, कोई स्टोरी लिखता है, तो उसकी स्टोरी को अगर किसी प्रशासनिक अमले ने कोई महत्व दिया और उसकी बात को सुनकर उस पर अगर एक्शन लिया, तो उसके अखबार में उसको स्थान बहुत अच्छे से मिलता है और वो जनता के लिए भी बहुत यूजफुल होता है। तो इन बातों को जानते हुए हमने पत्रकारों के द्वारा बताए गए केसेस पर त्वरित संज्ञान लिया और त्वरित उस पर कार्रवाई की। इसकी वजह से पत्रकार भी हमारी बहुत बड़ी ताकत बन गए। तो ये हमने नवाचार किए। इसके साथ ही चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, ये पूरे देश में सबसे पहला आरंभ करने वाला राज्य बना छत्तीसगढ़, और इसमें चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, ये 3 कॉम्बिनेशन के साथ हमने जब काम शुरू किया तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और जब जाकर के मैंने पहला प्रश्न पंचायत में, जो पंचायत के सरपंच महोदय, वहां पे लगभग 6-7 पंच बैठे हुए हैं, वहां पे पंचायत सचिव बैठे हुए हैं, कुछ और आम जनता के लोग बैठे हुए हैं, और बस मैंने वहां गई और हमारे साथ और भी आयोग के सदस्य, हमने उनका जो है ओरिएंटेशन करने के लिए कहें, उनकी मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए उनके साथ एक गतिविधि की। हमने कहा चलिए गोल घेरा बनाकर हम सब बैठ जाते हैं, हम सब चेयर्स में ही बैठेंगे, कोई जरूरी नहीं है नीचे बैठना, और आइए हमारे साथ बैठिए। नहीं मैडम जी आप कुर्सी पर बैठिए, यहाँ बैठिए, टेबल के नहीं, हमने कहा ऐसा नहीं है, हम आपके साथ कुछ गेम, कुछ खेल खेलेंगे, उसके लिए बैठते हैं। और हम बैठ गए और हमने उनके साथ वो छोटा सा गेम खेला, चिड़िया उड़, कौवा उड़, गाय उड़, बैल उड़। अब सारे बच्चे, सारे पंच सरपंच चिड़िया उड़, कौवा उड़, और उसके बाद गाय उड़, बैल उड़, और उसके बाद खिलखिला के हंस रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते मैडम आपने तो गाय भी उड़ा दी और बैल भी उड़वा दिया। तो मैंने कहा मैं तो ऐसे जो बोल रही थी वही आप कर रहे हैं। तो फिर उनको समझ में आया कि जिस प्रकार की गतिविधि हम करेंगे बच्चे भी उसकी वैसे ही नकल करेंगे। तो क्यों ना हमारी जो पंचायत हो चाइल्ड फ्रेंडली हो, यहाँ कोई शराब का सेवन करके इस पंचायत में ना आए, गुटखा पान थूकने की यहाँ जो प्रथा है वो बंद हो जाए, गाली गलौज या गंदे शब्दों का प्रयोग हम ना करें, बच्चे यदि आते हैं तो उनकी बातों को सुने। एक प्रश्न में अक्सर किया करती थी किसी भी मीटिंग में या किसी भी कार्यक्रम में, और यहाँ भी आप सभी से करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में बच्चे कितने हैं? चौबे जी बताइए कितने बच्चे हैं हमारे साथ? दीदी इसमें हमने बच्चों को इनवाइट नहीं किया हुआ है, बाकी बच्चों के बहुत सुंदर, धन्यवाद। बस मैं इतना ही सुनना चाहती थी, और यही मेरा प्रश्न हमेशा होता था कि हम बच्चे किसको, हम बच्चे हैं कि नहीं, हमारे अंदर एक बच्चा छिपा है कि नहीं? हम तो सभी बच्चे हैं, हम तो सभी बच्चे हैं। जी जी, बस मेरा प्रश्न यही पर आकर मुझे उत्तर मिल गया कि हम बच्चों के बीच में काम कर रहे हैं, चाइल्ड राइट पे काम कर रहे हैं, और दिल तो बच्चा है जी, ये भूल गए। तो इस प्रकार से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मेरा प्रोग्राम चल रहा था, और सीएसपी रैंक के और डीएसपी रैंक के अधिकारी थे, और उसमें 5-6 महिला अधिकारी भी थी, और 1-2 महिला अधिकारियों के साथ में बच्चे आए थे जो बाहर की ओर खेल रहे थे। तो मैंने एक अनायास प्रश्न कर दिया, मुझे बताइएगा यहाँ पर क्या संख्या है? तो कहने लगे मैडम 270। ओके 270 है, अच्छा, और बच्चे कितने हैं? तो फिर एक ने बोला मैम 2 बच्चे आए हैं, किसी ने बोला नहीं मैम 3 लोगों के साथ बच्चे आए मैम, टोटल 3 बच्चे हैं यहाँ पे। मैंने कहा 10 बार मैं बोल रही हूँ आपसे, सोच लीजिए यहाँ कितने बच्चे हैं। फिर कोई कहता नहीं मैम 2 ही बच्चे हैं। फिर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, डर गए कि बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है, क्या हो गया मालूम नहीं, उन्होंने बाहर कितने बच्चे देख लिए, क्या गलती हो गई हमसे गिनती में। मैम 3 ही है मैम। नहीं मैम टोटल 3 है। फिर एक जन कोई खड़े हुए, वो बोलते नहीं मैम वो चपरासी का भी बच्चा खेल रहा होगा बाहर, आपने 4 बच्चे देखे होंगे। मैम 4 बच्चे। मैंने कहा बार बार कह रही हूँ यहाँ बताइए कितने बच्चे हैं। आखिरकार उन्होंने नहीं बताया। जब मैंने बताया कि यहाँ पे टोटल 270 + 3 273 बच्चे हैं, तो उसके बाद उनको वो बात समझ में आई कि सच में बच्चों के बीच काम करना है तो हमारे अंतर मन में, हमारे दिल में छिपे हुए बच्चे को जगाना होगा, और हम बच्चों के साथ बच्चे बनकर जब काम करेंगे, जब उनके बाल मन को समझेंगे, तभी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो एक हमने कार्यक्रम का नाम रखा था बाल मन को समझें, और उसमें सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज को लिया, और विशेष तौर पे ट्रैफिक पुलिस के साथ जब हम काम कर रहे थे उस समय हमने ये विषय को लिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में
आप देख रहे होंगे कि पहले, अब तो ऐसा नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस आई हैं, ऐसे केसेस आए देश भर में कि बाल संरक्षण को लेकर बहुत संवेदनशीलता बढ़ गई है। लेकिन पहले ट्रैफिक तोड़ने वाले बच्चों के साथ पुलिस के द्वारा बेल्ट से मारा जा रहा है, जूते चप्पलों से मारे जा रहे हैं, उनके शरीर में निशान बन रहे हैं, वो बच्चे आकर हमको दिखा रहे हैं, रो रहे हैं, साइकोलॉजिकल उनके ऊपर असर पड़ रहा है, गिल्टी फील कर रहे हैं। इस प्रकार के केसेस आए, तब हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ में काम करते हुए विषय रखा था, बाल मन को समझें। और अंतिम एक मैं अपनी बात रखूंगी, क्योंकि बहुत लंबा हो गया और काफी सब बोर हो रहे होंगे। प्रश्नों के दौरान हम लोग इसमें बहुत अच्छे से और बातचीत करेंगे। तो एक और अंतिम प्रयास जो हमारे कार्यकाल में हमने किया वो ये था कि मेरी आवाज सुनो, ये एक ऐप बनाया था हमने। तो मेरी आवाज सुनो ऐप के अंतर्गत बच्चों की अगर कोई समस्या है तो वो रिकॉर्डिंग करके हमारे को वो उस ऐप के माध्यम से भेज सकते हैं। तो उससे फिर हम उन बच्चों की आवाज, क्योंकि लिखना नहीं है, आवेदन करना नहीं है, केवल उनको बच्चों को वो आवाज हमको अपनी भेज देनी है। मोबाइल के माध्यम से उस ऐप में व्यवस्था थी, और वो आवाज और वो कहाँ का रहने वाला हूँ और क्या समस्या है, उस मेरी आवाज के माध्यम से भी हमने उस ऐप के माध्यम से बच्चों की बातें सुनी। एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी हमने की थी कि अलग अलग CWC और अलग अलग हमारे जो बाल कल्याण समिति होती है, और क्या होता है एक और ICPS के अंतर्गत जो टीम होती है जो जिले में काम करती है, बाल संरक्षण अधिकारी, DCPO, हाँ, DCPO की टीम के साथ में भी वहां से बच्चे हमको अपने प्रश्न, अपने बातें हमको फोन पर बताते थे, हमारा वहां फोन जाने पर। तो ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करने पर भी बहुत सारी केसेस हमारे पास में आए। और बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा हमको, जब हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये सब चाइल्ड राइट्स और इस पर काम करने का नजरिया, हमारी सोच, कहीं ना कहीं हम जो है वो UN के आधार पर चल रहे हैं। और जितना भी हमें साहित्य मिल रहा है, जितना भी हमें प्रशिक्षण मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य देशों की सोच के आधार पर मिल रहा है। थोड़ा सा बच्चों के बीच में काम करते समय हमको यह भी देखना चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति में श्रेष्ठ संतति को जन्म देना, यह भी एक बहुत बड़ा हमारा उद्देश्य है। श्रेष्ठ संतति को जन्म देने का उद्देश्य का मतलब क्यों है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है हमारा? आत्म साक्षात्कार। आज भी हम ये सब जो चर्चा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बच्चे सुख से रहें, आनंद से रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। क्यों? क्योंकि वो बच्चे अच्छे रहेंगे, समाज अच्छा रहेगा, तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलेगी। तो यह जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार, इसके लिए हम वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, षोडश संस्कार, इन सब का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। और श्रेष्ठ संतति को यदि जन्म देते हैं तो ऐसी संतति का जन्म होता है जो किसी का के प्रति हिंसा नहीं करेगी, किसी के प्रति अपराध नहीं करेगी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो मुझे 20% ऐसे ऑफेंडर्स मिले जेल में जिन्होंने ये कहा कि हाँ ये अपराध हमने किया, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जब हमने देखा तो पता लगा कि आंख खुलने से लेकर सोते तक उन्होंने घर में अभद्र व्यवहार ही देखा है, अपशब्द ही सुने हैं, आसपास का वातावरण ही वैसा है। तो इस प्रकार से एक श्रेष्ठ वातावरण, एक श्रेष्ठ संतति को जन्म देने के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा और उनसे हमको बातचीत करनी पड़ेगी, उनके अंदर हमको अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे ताकि अभिमन्यु की तरह गर्भावस्था से ही बहुत अच्छे बच्चे तैयार हों। इसका मतलब हमें गुड पेरेंटिंग की ओर भी जाना पड़ेगा, श्रेष्ठ पालकत्व की ओर भी जाना पड़ेगा। इस प्रकार बहुत सारे विषय हैं, बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा समय न लेते हुए इतनी बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो UN और वेस्टर्न JJ एक्ट से गाइड हो रहे हैं, जो जवाब नहीं आया कितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए, उसके पीछे एक JJ एक्ट की परिभाषा भी है कि हम बालक उसी को मानते हैं जो 18 वर्ष से कम आयु का हो। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आप सही है, बिल्कुल सही है। आपको देख के दीदी याद आती हैं पंक्तियां कि वही हकदार है किनारे का जो बदल दे बहाव धारे का। तो आपने अपने कार्यकाल में धारा के बहाव बदलने का ही काम किया है और ICPS और DCPU के माध्यम से बहुत बेहतरीन काम आपने किया है। 3-4 जो बातें आपने बताई, एक तो सीखने लायक है पत्रकार जगत के साथ संपर्क,
और एनएसएस और एनसीसी से हम भी बच्चों की वॉलंटियर करा करके और समाज के लिए अच्छे बच्चे तैयार कर सकते हैं, और ऐसे बच्चे भी उसमें से निकल के आएंगे जो बच्चों के क्षेत्र में कार्य भी करेंगे। तो ये 2-3 बातें ऐसी हैं कि जो हम प्रयास करेंगे कि हर बाल कल्याण समिति अपने अंदर के बच्चे को जागृत रखे और जीवित रखे, ताकि जब कोई बच्चा उसके बीच में आए तो बच्चा बन के ही उस बच्चे के साथ बात करे और बालक मन के को समझने का प्रयास करे। डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं क्या? हाँ जी जी जी, फॉर्चुनेटली हमारे साथ हमारे अध्यक्ष जी भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। तो मैं चाहूंगा कि सर आप अपने 2 शब्दों से हमें लाभान्वित करें। शायद ट्रेवल कर रहे हैं वो, तो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मैं आज के दोनों वक्ताओं शताब्दी दीदी और डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी का बहुत आभार करता हूं कि आप लोगों ने, मैं समझता हूं आप लोगों का समय बहुत व्यस्ततम है, इस समय अपने व्यस्ततम समय से आप लोगों ने समय दिया और हमारा मार्गदर्शन किया। और अब ये सत्र ओपन सत्र है, जिसको भी प्रश्न करना है अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न कर सकता है। जी अब मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं, मैं उनको लेता हूं। इसके पहले अगर किसी को कोई बात रखनी है तो अपनी बात रख सकता है। डॉक्टर साहब आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रखिए। जी डॉक्टर साहब जी आपका मार्गदर्शन। नहीं, मैं तो केवल धन्यवाद दे सकता हूँ और क्षमा के साथ में आज का मैंने विषय नहीं सुन पाया, क्योंकि विवेकानंद